हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल्स एजुकेशन में। सिविल्स एजुकेशन की तरफ से आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। UPSSC PET एग्ज़ाम 2022 के लिए ये अपडेटेड प्रैक्टिस सेट है। इस टॉस सीरीज के बारे में आप लोग परिचित हैं। घटना चक्र इसको पब्लिश करता है। 10 प्रैक्टिस सेट इन्होंने दिए हैं। ठीक है, तो इसको कर लेते हैं क्योंकि इसमें करंट अफेयर्स जो हैं वो अपडेटेड हैं। जुलाई अगस्त तक के इन्होंने करंट अफेयर्स कवर किए हैं। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, अतरंजी खेड़ा पुरातात्विक स्थल कहाँ पे है? अतरंजी पुरातात्विक स्थल उत्तर प्रदेश के एटा जिले में है। दूसरा प्रश्न है, राज्य अभिषेक समारोह का विवरण निम्नलिखित में से किस में किया गया है? ऐत्रेय ब्राह्मण में किया गया है। इसको ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ भी बोलते हैं। तीसरा प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। सारनाथ को ऋषि पत्तन के नाम से भी जाना जाता था। इसी पहले उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन भी कहा गया था। चौथा प्रश्न है, लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? बादशाही मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने कराया था। औरंगजेब 1707 मृत्यु। पांचवें प्रश्न में पूछ रहा है, 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह द्वितीय। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। छठवां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी INC इंडियन नेशनल कांग्रेस का चुना गया प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? बदरुद्दीन तैयब जी ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। INC की स्थापना 1885 में मुंबई में की गई थी। इस समय पर गवर्नर जनरल कौन हुआ करता था? लॉर्ड डफरिन। इनका भी नाम आप लोग याद रखें, लॉर्ड डफरिन। सातवां प्रश्न है, किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है? आप लोगों को 2 एक्ट याद रखना है, 1909 का और 1919 का। 1909 को मार्ले मिंटो सुधार बोला जाता है और 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट कीजिए। आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को उनके काल क्रम अनुसार व्यवस्थित करें। चंपारण सत्याग्रह 1917, बंगाल विभाजन 1905, जलियांवाला बाग हत्याकांड ये 1919। सबसे पहले सेकंड आ जाएगा, फिर फर्स्ट, फिर थर्ड। ठीक है, तो कौन सा आंसर हो गया? सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए 9वां क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के प्रथम महासचिव निम्न में से कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, NG रंगा साहब। ठीक है, चलिए 10वां, किस स्वतंत्रता सेनानी ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? सुभाष चंद्र बोस साहब ने बोला था 1944 में। चलिए 11वां प्रश्न, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है? बांग्लादेश के साथ लगभग 4100 किलोमीटर की बॉर्डर शेयर होती है। चीन के साथ लगभग 3500 किलोमीटर बॉर्डर शेयर होती है। ठीक है, नाथुला दर्रा कहाँ पे है? ये सिक्किम में है। और सिक्किम कहाँ पे है? भारत में है। चलिए 13 है, राष्ट्रीय उद्यानों और उनके स्थानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? गिर नेशनल पार्क राजस्थान में नहीं है, गुजरात में है। तो ये तो गलत मैचिंग हो गई। रणथंभौर ये भी गलत मैच है। रणथंभौर कहाँ पे है? ये राजस्थान में है। ठीक है, किएवो लमझाओ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मणिपुर में सही मैच है। साइलेंट वैली ये कर्नाटक में नहीं है, ये केरल में है। तो सही मैच क्या है? सी ऑप्शन सही मैच है। ये किएवो लमझाओ नेशनल पार्क लोकटक झील में है। लोकटक झील में बड़े बड़े भूमि के बाघ ऐसे तैरते हुए नजर आते हैं जिन्हें फुमदी बोला जाता है। फुमदी या फिर ये तैरता हुआ जो जमीनी भाग है, इसी के लिए लोकटक झील जानी जाती है। इस नेशनल पार्क में एक जानवर भी रहता है जिसे डांसिंग डियर भी बोलते हैं। डांसिंग डियर वेरी इंपॉर्टेंट। वहाँ की लोकल भाषा में उसे बोला जाता है सेंगई। सेंगई ठीक है, हिरन की प्रजाति है। 14वां क्वेश्चन है, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों को यहाँ पे व्यवस्थित करना है। सूर्य से सबसे नज़दीक में बुध, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल। इन चारों ग्रहों को इनर प्लैनेट भी बोलते हैं। पहली चीज़, और किस नाम से जाने जाते हैं? ये अर्थ लाइक प्लैनेट है। हिंदी में बोलते हैं पार्थिव ग्रह। पार्थिव ग्रह। और बाकी के जो चार हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून वगैरह, उनको गैसियस प्लैनेट बोला जाता है या फिर आउटर प्लैनेट बोला जाता है। तो यहाँ पर सीक्वेंस क्या रहेगा?
बुध रहेगा, शुक्र रहेगा, पृथ्वी और मंगल। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए 15 है, 90 ईस्ट रेज कहाँ पे स्थित है? ये कटक का नाम है। कटक, कटक समझते ना आप, पहाड़ समझ लीजिए, लेकिन पहाड़ पानी के अंदर, तो ये हिंद महासागर हो गया। 90 ईस्ट रेज इंपॉर्टेंट है। 16वां क्वेश्चन है, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? पब्लिक का और प्राइवेट का एग्जिस्टेंस बता दीजिए, तो मिश्रित हो जाएगा। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 17 है, निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष हैं? माधवीपुरी बुच। डी ऑप्शन राइट है। चूंकि ये घटना चक्र की सीरीज है 2022 वाली है, तो यहाँ पे सारे करंट अफेयर्स अपडेटेड मिलेंगे आपको। जुलाई अगस्त तक यहाँ पे करंट अफेयर्स हैं। 18वें क्वेश्चन में पूछा गया है, इंडस्ट्रीज किस पंचवर्षीय योजना में विकसित हुआ था? तो आपको द्वितीय पंचवर्षीय योजना यानी 5 ईयर प्लान, ये किस पे बेस्ड थी, किस मॉडल पे बेस्ड थी? पीसी महाल नोबिस का नाम याद आ रहा? द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महाल नोबिस मॉडल पर आधारित थी, और इसी मॉडल में इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्रक्रिया को स्टार्ट किया गया था। ये ऑप्शन राइट है। चलिए 19 है, हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? नॉर्मन बोरलॉग। अगर पूछा जाए कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो एम एस स्वामीनाथन लगा देना। ठीक है। चलिए 20 देखिए, कौन सा बैंक पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI, बी ऑप्शन। 21, संविधान सभा के पहले अस्थाई नॉन परमानेंट चेयरमैन कौन था? पहले नॉन परमानेंट अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डी ऑप्शन। परमानेंट अगर पूछा जाता तो राजेंद्र प्रसाद हो जाते। संविधान सभा की पहली मीटिंग 9 दिसंबर 1946, और 2 दिन बाद यानी 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद साहब परमानेंट चेयरमैन बन गए थे। चलिए 22वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्न में से किस भाग में फंडामेंटल राइट का वर्णन है? पार्ट 3, पार्ट 4 में क्या है? DPSP है। भाग 1 में क्या है? यूनियन और इट्स टेरिटरीज है। भाग 2 में क्या है? सिटीजनशिप है, नागरिकता। भाग 1 में आर्टिकल 1 से 4 तक है, भाग 2 में 5 से 11 है, भाग 3 में 12 से 35 है, और भाग 4 में 36 से 51 है। ठीक है। चलिए 23 है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? UCC के बारे में पूछ रहे हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड। आर्टिकल 44 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 44 है, कहाँ पे लाई कर रहा? 36 से 51 में लाई कर रहा, यानी ये क्या है? DPSP है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। चलिए 24, भारत के वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? फाइनेंस कमीशन। सबसे पहले तो आर्टिकल बता दीजिए। आर्टिकल 280 में फाइनेंस कमीशन का उल्लेख है, और आर्टिकल 280 में साफ साफ लिखा है फाइनेंस कमीशन की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, सी ऑप्शन। अभी कौन सा फाइनेंस कमीशन चल रहा है? 15वां चल रहा है। पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट, अध्यक्ष कौन है? NK सिंह। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट, चलिए 25 देखिए, 73 संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सा भाग जोड़ा गया? तो ये तो आसान आसान से क्वेश्चन है। 73वां संविधान संशोधन भी याद रखना है आपको, 74 भी याद रखना है। 73 से क्या हुआ? पंचायती राज आया, PRI आया। 74 से क्या आया? नगर की सरकारें आई। ये दोनों संविधान संशोधन हुए कब थे? 1992 में हुए थे। लागू कब से हुए थे? 1993 से हुए। पंचायतें हैं किस में? अगर शेड्यूल की बात करें, शेड्यूल की बात करें तो अनुसूची 11 में है, 11वीं अनुसूची है। और नगर की सरकारें कौन सी अनुसूची में है? 12वीं अनुसूची में है। यानी 11वीं अनुसूची 73 से जोड़ी गई थी, और 12वीं अनुसूची 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ी गई। अगर भाग की बात करें तो पंचायतें हैं किस भाग में? तो आपको भाग 9 याद रखना है। और ये नगर की सरकारें यानी म्यूनिसिपैलिटीज़ किस भाग में है? ये 9th A में है। तो यहाँ में क्वेश्चन में भाग पूछा गया था, तो भाग जल्दी से बता दीजिए। 73 की बात कर रहे हैं, यानी ये पंचायतों की बात कर रहे हैं, तो भाग 9 हो जाएगा। ठीक है। चलिए 26 है, पार्सेक किसकी यूनिट है? डिस्टेंस की। 27 है, एक सीधी सड़क पर कार की गति। सीधी सड़क पर कैसी गति होगी कार की? रेक्टिलिनियर होगी ऑब्वियसली, सी ऑप्शन हो जाएगा। 28 है, एक तत्व के समस्थानिकों में क्या होते हैं या फिर होती है? समस्थानिक उन्हें बोलते हैं जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं और न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। परमाणु क्रमांक को ही प्रोटॉन भी बोलते हैं। तो यहाँ पे एक पॉइंट हम लोगों को दिख रहा है, न्यूट्रॉनों की भिन्न भिन्न संख्या, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित में से किसे आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है? अगर फादर ऑफ बायोलॉजी पूछते तो अरस्तु हो जाते। ठीक है। फादर ऑफ जेनेटिक्स यहाँ पे पूछा है, आनुवांशिकी के जनक पूछा है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल साहब हो जाएंगे, बी ऑप्शन। 31 किस रक्त समूह को सर्वग्राही कहा जाता है?
एक आप ओ पढ़ते हैं यूनिवर्सल डोनर, और आप ए भी पढ़ते हैं यूनिवर्सल रिसीवर। ये किसी से भी रिसीव कर सकता है, ओ किसी को भी दे सकता है। तो ए भी सर्वग्राही होता है, ओ सर्वदाता होता है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए 31 देखिए भैया, आप लोग इस फॉर्मूले को जानते हैं, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इस वाले पोर्शन को नीचे ले आए और बराबर में ए प्लस बी कर दिया। ठीक है, इसको ऐसा इसलिए किया क्योंकि ये वही चीज़ लिखी हुई है, ये वाली फॉर्म लिखी हुई है। लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, यहाँ पे 775 है और नीचे 77.5 है, तो इसको सेम बनाना पड़ेगा। या तो नीचे वाले को 775 बना लो या फिर ऊपर वाले को 77.5 बना लो। तो ऊपर वाले को 77.5 बना ले रहा है, तो 775 से 77.5 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, 775 में 10 से भाग करना पड़ेगा, है ना। तो फिर इसमें भी करना पड़ेगा, इसमें भी करना पड़ेगा, इसमें भी करना पड़ेगा, और इसी को बैलेंस करने के लिए गुणा भी करना पड़ेगा इतने से ही। यानी आप भाग कर रहे हैं 3 जगह, तो आपको गुणा भी करना पड़ेगा 1000 से, तभी बैलेंस होगा ना। तो हमने बाहर वाली संख्या को बाहर लिख लिया और अंदर क्या बचा, अब तो ये 77.5 बन गया, ये सारे के सारे बन गए, और ये 22.5 भी बन गया। यानी ये फाइनली क्या बना, 77.5 का होल क्यूब। 3 बार लिखा है ना तो हमने क्यूब लिख दिया, और ये 22.5 का होल क्यूब अपॉन यहाँ पे 2 बार लिखा है, तो यहाँ पे मैंने 77.5 का होल स्क्वायर प्लस 22.5 का होल स्क्वायर माइनस ये ए लिखा है, ए बी लिखा है, तो मैंने यहाँ पे ए बी लिख दिया, वो जगह नहीं थी इसलिए लिख दिया ए बी। तो ये फाइनली लिखा क्या है, ये वाली फॉर्म लिखी है, और इसकी वैल्यू क्या है, ए प्लस बी। तो मैं सिंपल 77.5 को 22.5 में जोड़ना है, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 100 आ गई, और 1000 पहले से बाहर था तो गुणा कर दिए 100 में, तो ये 1 लाख हो गया। बी ऑप्शन राइट हो गया। ठीक है, 32वां क्वेश्चन देखिए, यदि किसी संख्या में पहले 15% की वृद्धि होती, एक संख्या मान लीजिए, एक संख्या हमने मान लिया x मान लिया, 15% की वृद्धि हो रही, तो ये कितना हो गया, वृद्धि होती है तो 115 हो जाता है बटे 100 हो जाता है। ठीक है, फिर 15% की कमी हो गई, अब कमी कर दीजिए तो 85 हो गया, है ना, 85 हो गया। तो इसका परिणाम 782 आता है, बराबर 782 कर दीजिए। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिए तो संख्या निकल आएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 800, काटापीटी कर लेना, 800 आ जाएगी। अब आगे पढ़िए, यदि उसी संख्या में, इसी संख्या की बात कर रहे हैं 800 की, चलिए हमने 800 लिख लिया यहाँ पे। पहले 25% की कमी हो जाती है, ठीक है, 25% की कमी कर दी, फिर 25% की वृद्धि हो जाती है, ठीक है, हमने वृद्धि कर दी, फिर से 20% की कमी हो जाती है, ठीक है, हमने कमी कर दी, 80 हो गया। तब परिणामी संख्या ज्ञात कीजिए, काटापीटी करेंगे तो 600 मिल जाएगा आपको। ठीक है, चलिए 33 देखिए, इस समीकरण को सॉल्व करना है। ये बताइए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर आप लोग जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर भी जानते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगर हम इन दोनों समीकरण को जोड़ देते हैं, ठीक है, हमने जोड़ दिया, यहाँ पे जोड़ दिया दोनों को, तो इस तरफ भी जोड़ोगे दोनों को, इस तरफ जोड़ोगे तो ये 2ab से 2ab कट जाएगा और ये सारा जुड़ जाएगा, तो 2a स्क्वायर आ जाएगा और 2b स्क्वायर आ जाएगा, दो हमने कॉमन ले लिया, ये चीज़ बचा। तो देखो ये जो ऊपर लिखा है ये यही तो लिखा है, और इसकी वैल्यू कितनी है, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कितना है 964 स्क्वायर, 964 स्क्वायर प्लस बी कितना है 578 स्क्वायर, और अपॉन में क्या लिखा 964 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 578 का स्क्वायर, लिख सकते हो ना, इसको स्क्वायर 2 बार लिखा है, तो ये से ये तो कट गया, क्या बचा, 2 ही तो बचा, डी ऑप्शन सही हो गया। चलिए 34, 37.5% को निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न अभिव्यक्त करती है, तो उसी को और सॉल्व कर लीजिए थोड़ा सा। 2 गुणा 37 हो गया 74, 1 जोड़ दिया 75, 75/2% आ गया। प्रतिशत अगर बनाना होता है तो 100 से गुणा करते हैं, प्रतिशत अगर हटाना हो तो 100 से भाग करेंगे, इतना बेसिक सी चीज़ है, समझते हैं हम लोग। तो यहाँ पे प्रतिशत हटाना है तो हमने 100 से भाग कर दिया, ठीक है, और 25 से काट दिया, 25 थी 75, 25 चौका 100, तो 3/8, बी ऑप्शन राइट हो गया। चलिए 35 में है 8 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 9/10 था, तो हमने 8 वर्ष पहले ही ए और बी की आयु मान ली, 9x ए की मान ली
और बी की 10x मान ली। अब ये ध्यान रखना है आपको कि ये जो आयु मानी है ये 8 वर्ष पहले की ही मानी है। 8 वर्ष पहले ए की आयु 9x और बी की आयु 10x। तो ए और बी की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी? 9x प्लस 8 हो जाएगा। 8 वर्ष जोड़ना पड़ेगा ना, तभी तो वर्तमान में आओगे। और बी की वर्तमान क्या हो जाएगी? 10x प्लस 8 हो जाएगी। अब सवाल पढ़ो। अब से 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 12/13 हो जाएगा। तो अभी की तो ये है, अभी की मतलब वर्तमान की। 4 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? 9x प्लस 8 प्लस 4 यानी 9x प्लस 12। ये हो गई 4 वर्ष बाद की उम्र ए की। बी की कितनी हो गई? यहाँ पे भी 10x प्लस ये भी 12 हो जाएगा। यहाँ पे 4 जोड़ देना तो ये 12 हो जाएगा। इनका रेशियो दिया है आपको 12/13, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया, दोनों की आयु लिख ली और 12/13 कर लिया। यहाँ से सॉल्व कर लिया। x की वैल्यू आपको 4 मिल गई। 4 मिल गई तो वर्तमान आयु ए की कितनी है? यहाँ पे आपको दिख रहा है 9x प्लस 8। 9x प्लस 8, यहाँ पे 4 वैल्यू रख दो x की जगह, तो 9 चौको 36 प्लस 8 ये हो गया 44। ये वर्तमान आयु हो गई ए की। पूछा क्या है? सी की वर्तमान आयु क्या है? यदि उसकी आयु ए से 6 वर्ष अधिक है तो ए की वर्तमान आयु 44 निकाल ली। सी कितना हो जाएगा? 6 साल बड़ा है ए से, बोल रहे हैं क्वेश्चन में, तो 44 और 6 कितना हो जाएगा? 50। ये ऑप्शन सही हो गया। 36 निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? अनुग्रहित में याद रखा करो पृथ्वी वाला रहा होता है, पृथ्वी वाला, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, केवल एक सही है यानी डी सही है। 37 वीरों का कैसा हो बसंत कविता किसने लिखी थी? सुमित्रा कुमारी चौहान। ये ऑप्शन सही है। चलिए 38 जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो उसे क्या बोला जाता है? अप्रत्याशित बोला जाता है। अकाल का पर्यायवाची दुर्भिक्ष होता है। अनाहुत बोलते हैं जिसे बुलाया ना गया हो। चलिए 40 देखिए, आकाश शब्द का विलोम क्या है? पाताल हो जाएगा, आकाश का पाताल हो जाएगा। चलिए 41, ये 41 इंग्लिश का पैरा है। यहाँ पे हम लोग पैरा नहीं करते हैं, यहाँ पे सिर्फ जीएस के क्वेश्चन करते हैं, और जो हम लोग टेबल वाले क्वेश्चन करते हैं वो अलग पार्ट में करते हैं, अलग वीडियो में करते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग ये पूरा जीएस वाला सेक्शन करेंगे, जीएस वाला पोर्शन करते हैं, और ये जो रीजनिंग वाले क्वेश्चन हैं इनको भी करते हैं। बाकी टेबल पाई चार्ट वगैरह इसको दूसरे वीडियो में करेंगे, सेपरेट वीडियो में करेंगे। ये 45 तक पैरा से लिंक्ड क्वेश्चन थे। 46 से कीजिए। प्रफुल्लित उदास लिखा हुआ है, शांत करना किससे संबंधित हो जाएगा? शांत करना यानी भड़काना हो जाएगा। यहाँ पे ये विलोम शब्द तो लिख रहे हैं एक तरह से। ठीक है, चलिए 47 में पूछा गया है मदर से ये वाला फॉर्म बनाया, तो एम से क्यू चेंज कैसे हुआ ये देख लेते हैं। तो एम से क्यू ठीक है, +4 दिख रहा है हमें। ओ से डी देखिए, तो ओ से डी, तो ये तो कुछ मैच नहीं कर रहा है ना, ये लॉजिक गलत लग रहा है। अब इसको उल्टा पकड़िए, एम को क्यू से ना देख के एम को एल के साथ देखो, क्योंकि नज़दीक नज़दीक लिखा हुआ है, यानी -1 कर रहा है। एम में -1 किया तो एल आ गया। फिर ओ को एन देखो, तो ओ से एन भी देखा, यहाँ पे भी -1 हुआ। फिर टी से एस देखो, तो टी से एस देखा, यहाँ पे भी -1, यानी ये लॉजिक ठीक है। आपको एक एक करके घटाना है। तो हमने पहले इस शब्द को लिख लिया SHEATH। अब आपको एस से 1 घटाना है। एस से आप 1 घटाएंगे तो आर आ जाएगा, लेकिन आर शुरुआत में नहीं लिखना है, लास्ट में लिखना है ना, क्योंकि एम का जो मिलाया था हम लोगों ने एल से मिलाया था, तो लास्ट में एल लिखा है ना, तो यहाँ पे भी आर लास्ट में लिखेंगे। इसी प्रकार एच में 1 कम कीजिए, एच में 1 कम किया जी आया, तो यहाँ पे जी लिख दिया। अब यहाँ पे देख लो कुछ मैच कर रहा, सबसे लास्ट में आर यहाँ पे शो हो रहा है, बाकी कुछ करना ही नहीं है, एक ही से आंसर मिल गया 47 का ए। ठीक है, आइए 48 देखिए। 48 में पूछा है एम की पत्नी एन की पुत्रवधू है। हमने एम की पत्नी को एक्स मान लिया कुछ देर के लिए। अब जो ये एक्स है वो एन की पुत्रवधू है। एम की पत्नी एक्स हो गई और एक्स क्या है? ये एन की पुत्रवधू है। इसका मतलब है कि एक्स के जो ससुर हैं वो एन है, और ये भी कह सकते हैं कि एन का बेटा एम है। अब आगे पढ़िए, पी ओ का पति है जो एम की बहन है, यानी पी मेल हुआ और ओ फीमेल हुई, इतना क्लियर है। अब ये जो फीमेल ओ है वो एम की बहन है, तो मैंने यहाँ पे ओ लिख दिया, ओ के बगल में ब्रैकेट में एफ लिख दिया ताकि पता चले ये फीमेल है, और ओ के पति साहब को भी बगल में लिख लिया। अब यहाँ पे पी का एन से संबंध बताना है।
एन का बेटा कौन था? एम। एन की बेटी कौन हुई? ओ। और ओ का पति पी है, यानी एन का दामाद हुआ पी। क्लियर है? ये आंसर हो गया। आइए 49 देखिए, 31 जनवरी 2007 को सप्ताह का कौन सा दिन था? ये क्वेश्चन बड़े आसान होते हैं, इसमें बस ऑड डेज आपको निकालना होता है। जैसे अगर कोई महीना है, 29 दिन का महीना है, तो इसमें अगर ऑड डेज निकालना है तो 7 से भाग करते हैं। 7 चौक 28, एक दिन रिमेनिंग बचा, इस एक दिन को बोलते हैं ऑड डे। ठीक है, अगर कोई महीना 31 दिन का है तब इसमें ऑड डेज कैसे निकालेंगे? 7 से भाग करेंगे। 7 चौक 28, 3 दिन जो रिमेनिंग आया ये 3 दिन ऑड डेज हो गया। तो ये तो दिन से कैसे ऑड डेज निकलते हैं ये सीख लिया। मान लो 7 साल है, अब 7 साल में कैसे निकालें कितने ऑड डेज हैं? हमें पहले इस साल में देखना पड़ेगा कितने लीप ईयर हैं और कितने नॉर्मल ईयर हैं। उसके बाद जो ऑड डेज आएंगे फिर हम 7 से भाग करेंगे, अगर 7 से ऊपर संख्या आई तो। अगर हम आपसे पूछें एक लीप ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं या फिर एक नॉर्मल ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं? एक लीप ईयर में 2 ऑड डे होते हैं और एक नॉर्मल ईयर में 1 ऑड डे होता है। ये कैसे पता चला? लीप ईयर कितने का होता है? नॉर्मल ईयर तो 365 दिन का होता है। अगर 366 दिन का है कोई साल तो ये लीप ईयर होता है। तो ये दिन में कन्वर्ट हो गया ना, अब इसमें 7 से भाग करो तो 2 दिन आएगा और ये लीप ईयर है। यानी ये जो आपने बात लिखी थी यहाँ पे, एक लीप ईयर में 2 ऑड डे होते हैं, सही लिखा था। और इसमें 7 से भाग करेंगे तो 1 रिमेनिंग आएगा, यानी ये बात भी सही है। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ तक ये पता चल गया लीप ईयर में कितना ऑड डे, नॉर्मल में कितना। अब आइए हम लोग जर्नी शुरू करते हैं 31 जनवरी 2007 तक, बिल्कुल जीरो से चलना है। एक मोटा मोटा फैक्ट याद रखें, 400 साल में कोई भी ऑड डे नहीं होता है, 0 ऑड डे होते हैं। इतना क्लियर है? अगर 400 में 0 हैं तो 800 में भी 0 ऑड डे होंगे, 1200 में भी 0 होगा, 1600 ईयर में भी 0 ऑड डे होंगे, 2000 में भी 0 ऑड डे होंगे। यानी हम लोग 2000 तक पहुंच गए, 2007 तक जाना है, यानी अभी 7 साल और बचा है। इन 7 साल में 6 साल भी है और 7वीं साल जो है वो जनवरी के 31 दिन है। ये जो 31 दिन है ये 2007 के ही तो हैं। क्लियर है? अब यहीं पे बस ऑड डेज निकाल लीजिए आप। 6 साल में कितने ऑड डेज होंगे? तो ये तो ईयर है, इसमें कैसे निकालेंगे? पहले इसमें ये देखना पड़ेगा कि इसमें कोई लीप ईयर तो नहीं है। किसी भी ईयर में लीप ईयर निकालने के लिए 4 से भाग किया जाता है, तो एक बार कट जाता है। यानी 6 साल में एक लीप ईयर है और बाकी जो 5 साल हैं वो नॉर्मल ईयर हैं। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, 1 साल लीप ईयर हो गया और बाकी जो 5 साल बचे वो नॉर्मल ईयर हैं। अब एक लीप ईयर में कितने ऑड डेज हैं ये आपने यहाँ पे सीख लिया, 2 दिन हैं। और एक नॉर्मल ईयर में कितने ऑड डे हैं? 1 है, लेकिन यहाँ पे 5 साल हैं तो 5 ऑड डेज हो जाएंगे, तो +5 कर दिया। टोटल कितने आए? 7। इन 6 साल में 7 दिन आए। अब हम लोगों की जर्नी 2006 तक पूरी कंप्लीट। अभी 31 दिन और भी तो बचे। इन 31 दिन में कितने ऑड डेज हैं? 7 से भाग कीजिए। 7 से भाग करोगे ना, ऑड डेज निकालने के लिए 7 से भाग किया जाता, लीप ईयर निकालने के लिए 4 से भाग किया जाता। तो 31 दिन में कितने ऑड डेज हैं? 7 से भाग किए तो ये बचा 3। तो 7 यहाँ पे आ गए थे, 3 यहाँ पे आ गए, टोटल दिन कितने हो गए? 10। अब 10 में फिर इसको थोड़ा सा डिवाइड कर लो, 7 से भाग कर दो, 3 बचा। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। संडे को 0 बोला जाता है, मंडे को 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ये जो 3 नंबर बच रहे थे, अब देख लीजिए तीसरे स्थान पर क्या है? वेडनेसडे, यानी बुधवार होगा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? चलिए 50वां क्वेश्चन है, ऑड वन आउट यहाँ पे निकालना है। कौन चारों में से अलग है? त्वचा विज्ञान, वृक्क विज्ञान, हृदय रोग विज्ञान और कवक विज्ञान। ये मानव शरीर से संबंधित है। कवक विज्ञान मानव शरीर से तो है नहीं, तो यही अलग हो जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भैया, तो 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, आगे के क्वेश्चन कल करेंगे। आप लोग पीईटी की प्लेलिस्ट विजिट करते रहना, वहाँ पे मैं अपडेट करता जाऊँगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।